डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग अपना पुराना टॉपिक जो समुच्चय चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार जरा पिछला वाला भी रिवाइज कर लें, क्योंकि कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले हम लोग 2 मिनट में एक बार पिछला वाला जो कल मॉर्निंग का जो टॉपिक हमारा था, कल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सेट में समुच्चय में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर आगे की ओर मूव करेंगे। तो कल जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था, हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट कराया हुआ था। सबसे पहले आपका सवाल हुआ था, तो इससे कोई मैटर है नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। इसके बाद जो पहला टॉपिक था हमारा वो था रिक्त समुच्चय। इसमें आपको बताया हुआ था रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है, वह कथन होता है जो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे ही आप सब कोई बात बोल दें, वो वास्तव में बात कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में हो ही ना, तो उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। अगली बात इसके बाद डिस्कशन करी थी हम लोगों ने एकल समुच्चय। इसमें ये बताया हुआ था कि जब भी कभी कोई हमें समुच्चय ऐसा मिल जाए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एकल समुच्चय। जैसे अगर हम बात करें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री पूरे भारत में होता है वो एक ही होता है, और वो है इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो यानी कि एक ही अवयव है उस समुच्चय में, यानी कि वो कैसा हो जाएगा, वो भी आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद बातचीत हम लोगों ने करी थी सीमित समुच्चय पर। तो सीमित या परिमित समुच्चय के बारे में ये बताया हुआ था, वह समुच्चय जिसके एलिमेंट यानी अवयव आप गिन सकें उसे हम लोग बोलते हैं सीमित या परिमित समुच्चय। ये भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। तो उसमें ये बताया था वह समुच्चय जिसके अवयव आप काउंट ना कर सकें, जिसके अवयवों को आप गिन ना सकें, उसे हम बोलते हैं असीमित या अपरिमित समुच्चय। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज की ओर। उम्मीद है कल वाला जो भी हमने पढ़ा था आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, और बाकी अभी हमने रिवाइज किया, तो जो भी आपका थोड़ा और डल हुआ होगा वो फिर से एक बार स्पष्ट हो गया होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। इन्हीं चार संबंधित जो हमने कल अपनी पढ़ाई करी थी उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पे मूव करेंगे। इसीलिए अभी अभी हमने आपकी रिवाइज कराए हुए हैं कि अगर बाई चांस अगर आप मिस्टेक हो गई, अगर आप भूल गए हैं, तो फिर आप उनको फिर से एक बार देख लें। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने कोई समुच्चय माना है सी, कोई समुच्चय सी है जहां पे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से अधिक की सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। एक समुच्चय दिया गया है, निर्माण विधि में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से अधिक की सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हमें समुच्चय चाहिए है सम अभाज्य संख्याओं का। शर्त क्या है कि जो सम अभाज्य संख्याएं हों वो 2 से कैसी हों, 2 से वो बड़ी हों, 2 से बड़ी हों। तो हमने कल ही ये डिस्कस किया हुआ था, बाकी आप लोग पहले से भी ये बात जानते होंगे कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटें, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और अगर हम बात करें सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं वो कहलाती हैं जो एक और खुद के साथ साथ कम से कम 2 से कटे ही कटें, तो उन्हें हम बोलते हैं सम संख्याएं। तो अगर हम बात करें सम अभाज्य संख्याओं की, तो हमें ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखनी है जो 2 से भी ना कटें, सिर्फ और सिर्फ एक से कटें और खुद से कटें। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है जो कि 2 है, सिर्फ और सिर्फ यही इकलौती ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि खुद से भी कटती है और एक से भी कटती है। इसके अलावा किसी भी अन्य नंबर या डिजिट से ये नहीं कटती है। सिर्फ और सिर्फ एक संख्या 2 ही ऐसी है जो कि सम और अभाज्य दोनों है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि सम अभाज्य संख्या कहलाने की योग्यता रखती हो। इसलिए इस समुच्चय की जब हम बात करेंगे, तो जब उसका समुच्चय लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि केवल एक ही संख्या ऐसी पॉसिबल होती है जो कि समअभाज्य है, वो होती है 2, और हमें इसमें लिखनी है 2 से अधिक। तो 2 से बड़ी कोई संख्या, बड़ी या कोई ऐसी छोटी संख्या बनी ही नहीं है जो कि समअभाज्य संख्या कहलाती हो।
तो अगर हम इसके समुच्चय की अगर हम बात करेंगे तो ये समुच्चय क्या कहलाएगा? जब इस समुच्चय में कोई संख्या है ही नहीं तो ये समुच्चय क्या कहलाएगा? ये समुच्चय कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय, है ना। तो इसमें हम कोई संख्या क्यों नहीं लिख पाए? वैसे उसमें एक संख्या लिख लेते दो। कब लिख लेते? अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना होती दो से अधिक की, लेकिन जब उन्होंने कंडीशन ही लगा दी है कि हमें दो से अधिक यानी दो से बड़ी संख्याएं ही लिखनी है, तो दो से बड़ी कोई ऐसी संख्या है नहीं, ना बड़ी ना छोटी, जिसे हम समअभाज्य संख्या कह सकें। इसलिए ये समुच्चय खाली रह जाएगा, हम इसके अंदर कुछ लिख नहीं पाएंगे, और जब कुछ लिख नहीं पाएंगे तो ये समुच्चय आपको कहलाएगा रिक्त समुच्चय। अब हम तो उनका सबका आंसर बता ही रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ऐसी करते हैं, आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि मेरा आंसर आने से पहले आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। केवल आप मेरे आंसर से वेरीफाई करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसीलिए बड़े स्लोली टाइम लेकर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग मुझसे पहले अपना एक आंसर निकालें, फिर जो हमारा आंसर है उससे आप टैली करिएगा कि आपका आंसर और हमारा आंसर सेम है या नहीं है। अगर आपके आंसर सेम आ रहे हैं तो ये बात श्योर है कि आपसे आपके एग्जाम पेपर में एक भी क्वेश्चन समुच्चय गलत नहीं होगा। इससे अधिक डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहां पर। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सभी वीडियो, जितने भी वीडियो सेट की सीरीज वाले हैं 3-4 वीडियो, इन सभी वीडियो दोबारा देखना है। दोबारा देखिएगा तो जो हो सकता है कुछ आप समझ में ना आ पाया और समझ में आ जाएगा, तो फिर आप जो है इनको लगा लेंगे। लेकिन एक बात ये किया करिए, जिनकी थोड़ी मैथ वीक है वो जब भी इन वीडियोस को देखा करें तो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहा करें, कुछ ना कुछ कॉपियों पर लिखते रहा करिएगा। जब आप कॉपीज में लिखोगे तभी आप ये चीजें क्लियर हो पाएंगे। बाकी जिनकी मैथ पहले से ही सही है तो उन्हें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं। x such that x belongs to n, यानी कि x है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं एक से जो स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जो नंबर जाते हैं। एक से स्टार्ट होकर जो नंबर अनंत तक जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, या इन्हीं बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है x belongs to n, पहले लिखा है x such that x, ठीक है, वो तो लिखा ही होता है यहाँ, फिर लिखा है x belongs to n, यानी कि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो x होगा वो belongs to n करेगा। इसका तात्पर्य ये हो गया है कि जो x का मान होगा वो belongs to n होगा, यानी कि वो एक से लेकर अनंत तक कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये बोल दी, और x विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं आप लोग जानते हैं क्या क्या होती हैं? एक होती हैं, एक के बाद फिर 3 होती है, फिर इसके बाद फिर 5 होती है। इन सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं बोलते हैं। ऐसे ही चलती रहेंगी लगातार, है ना। तो ये संख्या जितनी कहलाई जाती है सबको हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें इससे समुच्चय बनाने की, तो अगर हम इसका समुच्चय बनाएंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि विषम संख्या हमें लिखनी है। पहली 1 होती है, इसके बाद अगली संख्या 3 होती है, फिर अगली संख्या 5 होती है, फिर अगली संख्या 7 होती है, फिर अगली संख्या 9 होती है। इसी प्रकार से विषम संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। अब इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है कि ये हमें नेचुरल नंबर जो लगाने हैं ये कहाँ तक चलना है, हमें कहाँ तक लिखना है, 9 तक लिखना है या 19 तक लिखना है या 99 तक लिखना है या 9999 तक कहाँ तक लिखना है, हमें ये पता नहीं है। और जब हमें ये पता नहीं है तो हम इस सीरीज को खत्म कर ही नहीं पाएंगे। ये कंटिन्यू नंबर आगे चलते रहेंगे और लास्ट में हम इनको गिन ही नहीं पाएंगे कि हमारी कितनी संख्याएं हो गई हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई लिमिट नहीं दी। केवल ये कहा है कि ये याद रखिए कि जो x का मान होगा वो विषम संख्या होगी और वो बिलोंग्स करेगी नेचुरल नंबर से। तो देख रहे हो सभी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसके लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएंगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय, क्योंकि हमें इसके अंतिम बिंदु के बारे में कोई जानकारी है नहीं और ना ही हम इसके अंदर जो अवयव लिख रहे हैं उनको हम काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए बोल दिया जाएगा ये अपरिमित समुच्चय। अब हम अगर आगे बात करें x such that x belongs to n, कोई दिक्कत नहीं है, n से कभी घबराना मत। n का तात्पर्य ये हुआ है कि जो भी आपका आंसर निकले, जो भी आप समुच्चय बने वो एक से स्टार्ट हो, है ना। एक से लेकर चाहे जहां तक जाए कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो वो बिलोंग्स टू w कहलाता है, वो होल नंबर कहलाता है।
लेकिन जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो आप जब भी समुच्चय बनेगा वो 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1 से पीछे से नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट हो सकता है, 2 से स्टार्ट हो सकता है, 3 से, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसमें 0 नहीं आना चाहिए, और इतनी बात होती है केवल, है ना? तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना है x का मान कितने आएँगे। तो जैसे कि आप लोग अपने छोटे क्लासेस में इनको आपने सॉल्व किया भी होगा, और काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको देखने के बाद सॉल्व कर भी चुके होंगे। तो आप लोगों को 2 मान आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा x बराबर 1 और एक मान आ रहा होगा आपका x बराबर 2। तो ये आप लोग मान आ रहे हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो कुल मिलाकर जब हम इसका समुच्चय बना रहे हैं, तो उस समुच्चय में केवल और केवल हमें x के कितने मान मिल रहे हैं? केवल 2 मान मिल रहे हैं, और वो 2 मान कौन से मिल रहे हैं? 1 एंड 2। तो जब 1 एंड 2 जब 2 ही मान हमें मिल रहे हैं, यानी कि हम इनको गिन पा रहे हैं कि इसमें कितने अवयव हैं? इसमें अवयव हैं 1, 2, 2 अवयव हैं इसके अंदर। तो अगर हमने ये बात गिन ली कि इसके अंदर इतने अवयव हैं, तो हम इसे कहेंगे, ये क्या हो गया? फिर ये बोला जाएगा आपका परिमित समुच्चय कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी अवयव हैं हम सभी को आसानी से गिन पा रहे हैं, तो ये परिमित समुच्चय कह दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें, फिर से वही है, आपको इक्वेशन दिया गया है 2x इज इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू n, उससे मतलब ही ना रखो, केवल 0 नहीं आती, इतना केवल याद रखिए बस। तो 2x इज इक्वल टू 4 आ गया है। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2, x बराबर ना जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। और जब x बराबर 2 आ गया, तो इसका तात्पर्य ये है कि जो समुच्चय इससे बन रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव है। वो अवयव कितना है? 2। तो जब इसमें केवल एक ही अवयव है, तो आप बताया था कि वे समुच्चय जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव होता है उन्हें हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय कहते हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट वाले समुच्चय की, इसका आंसर पहले से ही डिस्प्ले हो गया है। अगर हम इसकी बात करें 10, 11, 12 से लेके डॉट 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 चला है, लास्ट में आया है 111। तो जैसा कि हमने आप समझाया था अपरिमित समुच्चय में कि कभी भी अगर आप कोई समुच्चय रोस्टर विधि में लिखा हुआ मिल रहा है, अगर उसमें डॉट 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 लगे हुए मिल जाते हैं, तो उसका तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी सोचना समझना नहीं है, वो समुच्चय हमेशा आपका अपरिमित समुच्चय ही कहलाएगा। लेकिन ये भी उस समय बताया हुआ था, अगर डॉट डॉट के बाद अगर कोई संख्या लास्ट में फिर से लिख दी, तो इसका तात्पर्य ये है कि हमें यहाँ आकर रुकना है, हमें अनंत तक नहीं जाना है। और जब हमें ये पता है हमें कहाँ पर रुकना है, तो हम गिन भी पाएंगे कि हमने इसमें कितने अवयव लिखे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हमसे टाइप हुआ वो गलत टाइप हो गया है, अपरिमित जो लिखा है आ काट दीजिए इसका। तो ये बोला जाएगा आपका परिमित समुच्चय बोला जाएगा। ये परिमित समुच्चय है, क्यों है? क्योंकि इसकी लिमिट हमें पता है कि हमें 10 से स्टार्ट करके अपनी जो भी नंबर्स हैं उनको 111 तक लेके जाना है। जब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, तो हम गिन लेंगे कि हमने कितने नंबर्स के अंदर लिखे हैं, है ना? तो ये बोल दिया जाएगा आपका परिमित समुच्चय। उम्मीद है कि आप में से अधिकतर के आंसर सभी सही निकले होंगे। जिनके सही निकले हैं वो बधाई के पात्र हैं, और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है अपने डीएलएड लेवल पर समुच्चय में। बाकी जिनके सही नहीं निकले हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हुई है, 1-2 भी आगे पीछे निकले हैं, तो उन्हें भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। उन्हें बस थोड़ी मेहनत का आवश्यकता है। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो फिर आपके सभी आंसर आपके सही आने लगेंगे। बाकी जिनके निकल आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में जो अगला समुच्चय दिया गया है वो दिया गया है संघ समुच्चय। तो संघ समुच्चय की जब हम बात करते हैं, इसे हम पहली बात बोलते हैं इंग्लिश में यूनियन ऑफ सेट, है ना? यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। आपको पहली क्लास में भी बताया था जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है, संघ समुच्चय क्या होता है? कभी होता क्या है कि सपोज करो आपको कभी दो समुच्चय दे दिए गए। एक समुच्चय दे दिया गया ए बराबर एक समुच्चय दे दिया गया आपको 1,2, 1,2। देखो, संघ समुच्चय शब्द हमेशा तभी यूज होगा जब आपको समुच्चय एक से अधिक दिए होंगे। एक समुच्चय में कभी भी संघ समुच्चय शब्द हम यूज करेंगे ही नहीं। दूसरा मान लो दे दिया आपको एक समुच्चय और दे दिया 2,3, तो आपको दो समुच्चय दे दिए। तो जब आपके सामने समुच्चय एक से अधिक होंगे, देखो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, परिभाषा में भी ये लिखा हुआ है
दो या दो से अधिक समुच्चयों का संयोजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संघ समुच्चय कहते हैं। तो सपोज करो आपके दो समुच्चय दे दिए गए, ए बराबर 1,2, बी बराबर 2,3। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इसका संघ समुच्चय क्या होगा। तो जो संघ समुच्चय होगा वो कितना, संघ समुच्चय हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करते हैं, अपना पहले हमने ब्रैकेट लगाया, पहले सबसे पहले जो ऊपर समुच्चय दिया है उसे लिख लो पूरा पूरा, क्या क्या लिखा है इसमें, 1 लिखा है और 2 लिखा है, ये लिख लिया। अब ये ढूंढो, अब दूसरा वाला देखिए आप, दूसरे वाले में ऐसी कौन सा इसका अवयव है जो भी हमने इसमें नहीं लिखा हो। तो आप देख रहे हो कि 2 इसमें आ चुका है, कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पहली क्लास में ही बता दिया था कि कभी भी हम समुच्चय के अंदर एक ही एलिमेंट को दो बार रिपीट नहीं करते हैं। तो दो तो यहाँ पहले से ही आ चुका है जो यहाँ लिखा हुआ था, तो इससे मतलब है नहीं हमें। 3 अभी ऐसा नंबर बचा है जो हमने इसमें नहीं लिखा है, तो हम इसको इसमें और लिख देंगे। जब हमने इसको इसमें और लिख दिया 3 को, तो ये समुच्चय बोल दिया जाएगा, इसका संघ समुच्चय बोल दिया जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे संघ समुच्चय। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कुछ इस प्रकार से हैं, ए फिर यू का चिन्ह बनाते हैं यू, और फिर बना देते हैं बी। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये बोली जाती है संघ समुच्चय बोली जाती है। अब यहाँ हमने ए बी लिए थे, इसलिए हमने ए यू बी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ बी और सी लेते या एक्स वाई लेते तो यहाँ वही लिख देते, एक्स यू वाई लिख देते। बीच के ये वाला चिन्ह कॉमन है, यही चिन्ह जो है यू जो आप इसे देख रहे हो यही ये दर्शाता है, इसी का तात्पर्य है कि ये क्या, ये आपका संघ समुच्चय है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। जो समुच्चयों के नाम है ये डिफर हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ए भी लिया है तो फिर आप यहाँ पे सी डी भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स यूनियन वाई हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम संघ समुच्चयों को हम लोग ज्ञात करते हैं। एक बार जरा टाइप जो मैटर टाइप किया हुआ उसको नजर डालते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होगे, संघ समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जो दो या दो से अधिक समुच्चयों के संयोजन से बनता है। अभी अभी आपको बता दिया है कि संघ समुच्चय के लिए कभी भी समुच्चय एक तो होगा नहीं, एक से अधिक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जितने भी समुच्चय हो उन सभी समुच्चयों को अगर आपको एक साथ में लिखना हो, अगर एक साथ में मिलाना हो, तो उन सबको जब हम एक साथ मिलाएंगे तो जो नया समुच्चय बनकर आएगा उसे ही बोलेंगे हम, उनका संघ समुच्चय बोलेंगे। अर्थात दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए तो उसे संघ समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए और बी हमने माना है, समुच्चय हमने दो ए और बी माने हुए थे, ऊपर आपको दिखाया हुआ था। समुच्चय ए और बी के संघ समुच्चय को ए यू बी से निरूपित किया जाता है। यू लिखा हुआ है ना, ये यू, इस यू को पढ़ते हैं हम लोग यूनियन। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, यूनियन पढ़ते हैं। तो अगर इसको हमें पढ़ना हो पूरा, अगर आप हिंदी में पढ़ो तो यही पढ़ लो, ए संघ भी पढ़ लो, लेकिन हिंदी में कोई पढ़ता नहीं है ना। कम से कम जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में बहुत ज्यादा ऑड लगते हैं। जैसे अगर हम बोलें कंप्यूटर बोला करो आप हिंदी में तो प्रॉब्लम होगी आप बोलने में, है ना। अगर हम ये बोलें क्रिकेट बोला करो हिंदी में तो प्रॉब्लम होगी आप बोलने में, है ना। तो इसलिए बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में बोले नहीं जाते हैं, हिंदी बोलने में बड़ा ऑड लगते हैं। तो उसी उन्हीं में एक शब्द ये हो गया है कि अगर आप गणित छात्र हैं और जब भी आपको ये वाला काम करना हो, जब आप संघ समुच्चय डिस्कशन करना हो, तो ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इसका सिंबल होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग हमेशा इंग्लिश में यूनियन ही बोलेंगे। तो इसे बोला जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से इसको निरूपित किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, अगर हमें ए बराबर 1 2 3 4 दिया गया है, बी बराबर 5 6 7 8 9 दिया गया है, तब हमें अगर इनका संघ समुच्चय निकालना है तो वो बोला जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप वही करना है, पहले वाले के सभी एलिमेंट आप लिख लो। तो लिख लिए हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए यहाँ तक के। फिर दूसरे वाले में आ जाओ, इसके भी सब लिख लो, ये देख लेना कोई रिपीट ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 के बाद यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ, यानी कोई रिपीट होने का चांस है नहीं। तो हमने दूसरा वाला भी पूरा लिख लिया, 5 6 7 8 9। तो इन ये जब हमने सब लिख लिए इकट्ठे करके, तो एक जो नया बड़ा समुच्चय बन गया इसे ही बोला जाता है संघ समुच्चय, अर्थात ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी हो गया आपका। उम्मीद है समझ में आया होगा, बाकी इसकी हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, जब पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वनिष्ठ समुच्चय, है ना। सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है,
इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, दिखाया हुआ है, इंटरसेक्शन बोलते हैं। वहीं कहीं कॉमन सेट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जिस प्रकार से वहां हमने ये देखा था, उसी प्रकार से यहाँ भी सर्वनिष्ठ समुच्चय के लिए भी समुच्चयों की संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए ना। एक समुच्चय के लिए कभी भी हम सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब सपोज करो कि वही जो हमने वहां समुच्चय लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, पहले हमने लिखा था जो माना था 1 2 माना हुआ था। दूसरा बी बराबर माना हुआ था हमने पिछले वाले में आपका 2,3 माना हुआ था, ये माना हुआ था। बी बराबर लिया हुआ था 2,3। तो हमने ए यूनियन बी निकाला था, तो क्या हुआ था, ए यूनियन बी हो गया था 1 2 3 आ गया था। अब अगर हमें इनका सर्वनिष्ठ निकालना है, अगर हमें इसका संघ समुच्चय नहीं निकालकर अगर हमें इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है, जिसे इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लिख लेंगे हम, क्योंकि हमने पहला ए माना है, दूसरा बी माना है, तो ए बी के बीच में एक चिन्ह लगेगा, जो कि आपको ये दिख रहा होगा उल्टा युग है ना, उल्टा युग चिन्ह दिख रहा है। तो ये चिन्ह बीच में लगा देंगे। ये चिन्ह, इस चिन्ह का ही ये मतलब है कि आप जो समुच्चय लिख रहे हो वो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, और इसे हम इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं इस चिन्ह को, है ना। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे हमने उसमें क्या किया, उसमें हमने सबको एक साथ करके लिख लिया था। अब इसमें आप क्या करना होता है, इसमें आप ये करना होता है कि आप ये देखना होता है ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि सभी समुच्चय में आ रहे हों, है ना। तो अगर आप देखो एक जो है, एक यहाँ आ रहा है, इसमें है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दो देखिए, दो इसमें आ रहा है और इसमें भी, ये दो जो है वो दोनों में, तो जो दोनों में वो यहाँ लिख लो आप, दो लिख लिया हमने यहाँ पे। अब तीन देखिए, तीन यहाँ पे है, क्या ऊपर है तीन, ऊपर तीन नहीं है, तो ये भी नहीं लिख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो वो एलिमेंट जो दिए हुए सभी समुच्चयों में उपस्थित हों, दिए हुए सभी समुच्चयों कॉमन हों, तो उन एलिमेंट का जब हम एक अलग समुच्चय बना लेते हैं जो कि सभी समुच्चयों कॉमन हैं, तो जब हम उन एलिमेंट का एक अलग से समुच्चय बना लेते हैं तो उसे ही नाम दिया जाता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस चिन्ह के द्वारा, जो कि आपको अपनी स्लाइड में दिख रहा है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों के समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय ए और बी को सर्वनिष्ठ के सर्वनिष्ठ समुच्चय से निरूपित किया जाता है ना। तो ये याद रखिए, इसका जो सिंबल होता है वो उल्टा यू होता है, उल्टा यू उसको कह सकते हैं आप समझाने के लिए हम, और इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन है। तो अगर हमें इसको पढ़ना हो तो इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ेंगे हम लोग इसको, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इसको पढ़ा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, अगर हमें दो समुच्चय दिए गए हैं, पहला दिया है ए बराबर, दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5, और बी बराबर दिया गया है 4 5 6। तो हमें ये निकालना है कि इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप क्या करना है, आप यही करना है कि आप ये देखना है कि ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जो कि दोनों समुच्चयों में उपस्थित हों। तो इनको देखने का एक नियम ये होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो, आप लोग अपने मन से देख सकते हो, लेकिन हम बात उनकी कर रहे हैं जिन्हें बेसिक मैथ में प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर उनको चेक करना हो तो वो इनमें ज्यादा परेशान ना हो, वो ये देखें छोटा वाला समुच्चय कौन सा है, तो इनमें से छोटा समुच्चय कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप इससे चेक करिए। इससे चेक करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, हो सकता है कि गलती हो जाए, तो हमेशा आप छोटे वाले चेक करिए। तो छोटे वाले पे आप जाइए, फिर आप यहाँ से चेक करिए, इसमें पहला एलिमेंट क्या, 4 लिखा है, देखो इसमें कहीं 4 है, इससे आगे वाले में 4 दिख रहा है, तो चलो एक हमने 4 लिख लिया, 4 लिख लिया, देखो इसमें 4 लिख गया। फिर 5, देखो 5 इसमें लिखा हुआ है, इसमें है 5, 5 भी इसमें है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अब देखिए 6 इसमें लिखा हुआ है, क्या इसमें 6 है, नहीं है। तो बस जो हमें दो एलिमेंट ऐसे मिले हैं जो कि इन दोनों में उपस्थित थे, तो इन दोनों जो हमने एक जगह लिख दिया समुच्चय बनाकर, तो उसे नाम दे दिया गया ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू होती है 4,5, यहाँ पे निकल के हमारे सामने आई है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि ये सब आप प्राप्त कर पा रहे होंगे जो हम बोल रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर क्या होता है, और यही संभवतः जो आपका सिलेबस डीएलएड वाला है उसके आधार पर यही आपका अंतिम टॉपिक है, लेकिन सिलेबस से बाहर भी
पेपर में एक दो बार कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, जैसे मैं कॉपियां चेक करने जाता हूँ डीएलएड वगैरह की, तो उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इनके अलावा भी आ जाते हैं, आप सिलेबस मेंशन नहीं है। तो इसके बाद हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे समुच्चय के बारे में, लेकिन ये अभी तक का आप सिलेबस के आधार पर आपका आखिरी टॉपिक है। लेकिन इसके बाद हम जो एक दो आपको जनरल टॉपिक पढ़ाएंगे वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से आपका सवाल आता है पेपर में, तो उनको भी पढ़िएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, समुच्चय जब पढ़ रहे हो या आप कभी भी अगर आप डीएलएड की अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको सवाल तो सीखना जरूरी है ही है, आपको सवाल तो आते ही आते हों। सवाल के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सब की परिभाषाएं आपको आना मस्ट हैं। डीएलएड के पेपर में कम से कम 3 नंबर की परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं। तो ये आप सब सीख तो पा रहे होंगे कि हम यूनियन कैसे निकालते हैं, हम इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लेकिन इनकी अगर परिभाषा पूछ दी जाए, संघ समुच्चय क्या होता है, तो फिर परिभाषा लिखने की भी कैपेबिलिटी अपने अंदर आपको विकसित करनी पड़ेगी। आपको शब्द समझने पड़ेंगे कि हमने क्या बताए हैं, हमने क्या बोले हैं। तो हो सकता है अगर ये पूछ दिया जाए तो फिर आप इनकी परिभाषाएं भी याद रखिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको ज्ञान ठीक ठाक है तो फिर आपके नंबर 25 आने से भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपने लापरवाही बहुत ज़्यादा कर दी है, तो आपको मैथ पूर्व ज्ञान भी नहीं है, तो आप 0 नंबर आने से भी कोई नहीं रोक सकता है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप देख लो, सबसे ज़्यादा फेल भी लोग मैथ में ही होते हैं। तो इसलिए मैथ को आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, परिभाषाएं समझते हुए पढ़िए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिएगा, उसका सॉल्यूशन मेरी ओर से आपको जरूर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक समुच्चयों का अंतर है ना। समुच्चयों का अंतर क्या होता है समझते हैं पहले, वहीं आ जाते हैं। जैसे हमने अभी जो पहला जो हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे थे अभी तक, ए बराबर हम ले रहे थे 1,2। ए बराबर अभी तक क्या था हमारा, लास्ट में 1,2 था, ठीक है। और बी बराबर क्या था हमारा, बी बराबर था 2,3। बार बार हम यही इसी एग्जाम्पल से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई हमने फिर से लिख लिया है ए बराबर 1,2, बी बराबर 2,3। अभी तक हमने निकाला हुआ था, यूनियन निकाला था, ए यूनियन भी निकाला था और ए इंटरसेक्शन भी निकाला था, यानी संघ निकाला था और सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाला हुआ था। अब हम बात करते हैं समुच्चयों के अंतर की, कि हम समुच्चय का अंतर कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर आपको समुच्चय का कभी भी अंतर निकालना हो तो आप करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले अंतर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह, है ना। अभी तक जो यू चल रहा था सीधा उल्टा, अब वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। जब आप ये वाला चिन्ह मिल जाएगा तो इसे कहेंगे अंतर समुच्चय, कहेंगे अंतर समुच्चय, है ना। इसे इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, समुच्चय की भाषा में इसको माइनस नहीं बोलते हैं, है ना। समुच्चय की भाषा में जब आप इसको पढ़ोगे तो इसे आप ए डिफरेंस भी पढ़ेंगे, है ना, ए डिफरेंस भी पढ़ेंगे। और अगर हमें ये निकालना है तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, क्या नियम होता है इसका, इसका नियम ये होता है कि अगर हमें ए डिफरेंस भी निकालना है तो यानी कि जो आगे लिखा है, आगे ए लिखा है, तो समुच्चय ए के हमें वो अवयव देखने हैं जो बी में ना हो, जो बी में ना हो वो अवयव आप बताइए। समुच्चय ए में ऐसा कौन सा अवयव है जो बी में नहीं है। तो सिर्फ एक अवयव जो 1 है, देखिए केवल 2 ही अवयव हैं ए में, तो 1 और 2। तो जो 2 है वो तो बी में भी रखा हुआ है, लेकिन जो 1 है ये बी में नहीं रखा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ है कि ये जो ऐसा अवयव है जो ए का वो अवयव जो बी में नहीं रखा है, उसी को बोलते हैं ए डिफरेंस बी बोल देते हैं, इन समुच्चय का अंतर बोल देते हैं। अगर हमें बी डिफरेंस ए निकालना होता, इसी प्रकार से अगर हमें बी डिफरेंस ए निकालना होता तो अब उल्टा हो जाता, जो आगे होता है हम वही लिखते हैं पहले, है ना। अब हमें निकालना बी डिफरेंस ए, तो अब ये देखना है कि बी, आगे बी लिखा हुआ है, तो अब ये देखिए बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है, बी में 2 और 3 है, ए में है 1 और 2। तो 2 तो दोनों में, लेकिन 3 ऐसा है जो कि ए में नहीं है। तो जब 3 ए में नहीं है तो हम बोल देंगे बी डिफरेंस ए बराबर क्या बोल देंगे, 3 बोल देंगे, है ना, 3। ये इसका डिफरेंस हो जाएगा, ये इसका अंतर हो जाएगा। तो यही होता है कि जब हमें दो समुच्चयों के बीच का अंतर निकालना होता है तो जो समुच्चय आगे लिखा होता है, जो समुच्चय आगे लिखा होता है उसका जो अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं होता है, उसका जो अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं होता है, उसका जब हम समुच्चय लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं ए डिफरेंस बी, यानी अंतर समुच्चय हम उसको बोलते हैं।
पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को ये काम है, जैसे हमें ये समझाया हुआ है वैसे ही जब तक हम इसको पढ़ें तब तक नीचे जो एग्जाम्पल हमने दिया आप इसका आंसर जो है मुझे बताइएगा। ये आपके लिए क्लास वर्क है तुरंत का, है ना। अब आपको समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चयों ए और बी का अंतर, नहीं सॉरी, उसकी परिभाषा हम बता रहे हैं। समुच्चय, मान लीजिए कि कोई दो समुच्चय ए और बी है ना। तो ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। सेम टू सेम यही बात अभी हमने बताई थी, ए में है लेकिन बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिखा जाए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ ये नहीं चलेगा कि चाहे आगे ए लिख दो चाहे आगे बी लिख दो। अगर आपको ए डिफरेंस बी निकालना है तो आपका आंसर अलग आएगा, ए डिफरेंस बी आएगा, यानी कि आपको ए के वो अवयव लिखने जो बी में नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस है एक ही बात है तो गलत हो जाएगा। तो बी डिफरेंस का तात्पर्य ये हो जाता है कि बी के वो अवयव लिखिए जो ए में नहीं है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, है ना। प्रतीकात्मक रूप से हम इसे ए माइनस बी लिखते हैं और इसको ए अंतर बी पढ़ते हैं। ये तो हिंदी वाली बातें होंगी, लेकिन आप लोग डीएलएड कर रहे हो, थोड़े स्मार्ट बंदे हो आप लोग, तो आप लोगों को ए डिफरेंस बी इसको बोलना चाहिए। जैसे आप लिखा हुआ है डिफरेंस, है ना, ए डिफरेंस बी आप लोग उसको बोलिएगा। तो ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अगर निकाल लिया हो तो डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे आपको दो समुच्चय दिए हैं। पहला दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर दिया गया है 2 4 और 6। तो आपने अभी निकला होगा ए डिफरेंस बी। जब तक हम ए डिफरेंस बी पर डिस्कशन करेंगे तब तक जिन्होंने निकाल लिया है ए डिफरेंस बी की वैल्यू, तो वो लोग बी डिफरेंस ए की वैल्यू भी निकाल लें। वो लोग बी डिफरेंस ए की वैल्यू निकाल लें, और जिसने नहीं निकाल पाई तो वो लोग समझ ही रहे होंगे हमारे साथ साथ में, है ना। तो अगर हमें ए डिफरेंस भी निकालना है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ है कि ए के वो अवयव लिखने हैं, ए के अंदर वो अवयव हमें ढूंढना है जो बी में नहीं लिखा हुआ है ना। तो ढूंढिए, ए के अंदर 1 लिखा है, 1 बी में है नहीं है, तो यानी पहला तो 1 ही हो जाएगा। 2 बी में है, 3 बी में है नहीं है, 3 हो जाएगा। 4 बी में है, 5 बी में है नहीं है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए डिफरेंस बी बराबर 1 3 और 5। जैसा कि आपको दिख चुका होगा, ए डिफरेंस भी बराबर आता है हमारा 1 3 और 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 3 और 5 जो अवयव हैं वो आपके बी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पुटअप किया था कि चलो बी डिफरेंस ए भी निकाल लो आप लोग, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। काफी लोगों ने निकाल भी लिया होगा, एक बार चेक कर लें। अब उल्टा काम हो गया। अब हमें ये देखना है कि बी का वो अवयव जो ए में ना हो। तो अगर आप देखेंगे तो बी में 2 लिखा है, 2 तो ए में है, ये हो नहीं सकता है। 4 भी ए में है, केवल 6 एक ऐसा अवयव है बी का जो ए में नहीं लिखा है ना। तो अगर हम बात करेंगे बी डिफरेंस ए की, तो बी डिफरेंस ए की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बी डिफरेंस ए बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे बी डिफरेंस ए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो कुछ अलग कॉमन बातें हैं हम हमारी पढ़ने के लिए, उनको हम लोग अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जितना आज पढ़ा है इस पर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करेंगे। उससे पहले आप लोग भी अपने लेवल से, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, तो अपने स्टडी मटेरियल से समुच्चय संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिएगा। इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स बचे उनको आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो आगे वाला टॉपिक बचा है उसको हम लोग कल कवर करते हैं। कल हमारा ये समुच्चय वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।